हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पॉइंट। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर री एग्ज़ाम चल रहा है इस समय और आज है 23 अगस्त। ठीक है, इसकी फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ये यहाँ पर देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इस पेपर के क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप इनमें मिला लीजिए कि आपके कितने आंसर इसमें सही हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्टडी यानी कि जीएस की और हिंदी की। इन दो पोर्शन के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी आपको आंसर बताए जाएं, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर्स को मिला सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का जो क्वेश्चन है इस वाली सीरीज़ में, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 58वां। ठीक है, 58वां क्वेश्चन ये देखिए। इसमें सबसे पहले ही इन्होंने रस पूछ लिया। इससे पहले देखिए 58 से पहले ये 57वां जो है, ये यहाँ पर जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है और 58वां हिंदी का है। तो एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। मूर्छा ने घबरा गया और व्यक्ति बेहोश हो गया, यानी कि भयानक रस है, सी है इसका। ठीक है, 58 का। 59 यानी 59 पे आते हैं। इसमें शब्दालंकार कौन सा नहीं है? तो रूपक शब्दालंकार नहीं होता, वो अर्थालंकार होता है। तो इसका बी ऑप्शन होगा। जब दो व्यंजन को एक साथ मिलाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो 60 का होगा डी। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। अगम और आगम शब्द युग्म का सही उत्तर क्या होगा? तो अगम माने होता है कोई चीज़ दुर्लभ होना और आगम माने किसी चीज़ की उत्पत्ति होना। इसका सी यहाँ पर होगा। इसका सही अर्थ शब्द युग्म का 62वां है कि मूक का अनेकार्थक शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये देखिए, ये इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये अगम और आगम यहाँ पर आपको दिख गए इसके ये। और इसके बाद ये 62वें में जो होगा, देखिए, मूक माने शांत भी होता है, गूंगा ये, लेकिन विवश जो है इसका अर्थ में नहीं आता। विवश इसका बी होगा 62 का। 63 है निजवाचक सर्वनाम का पूछा है। इसमें क्या है? तो जहाँ पर आप खुद का भला स्वयं का हो तो वो निजवाचक हो जाएगा। तो आप भला तो जग भला, इसका बी उत्तर होगा 63 का। 64 है क्या भूनूं क्या याद करूं, हरिवंश राय की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ठीक है, आत्मकथा श्रृंखला थी तो ये पहला ही भाग है, बी इसका उत्तर है। 65 है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसमें है माखनलाल चतुर्वेदी, ए इसका उत्तर है। 1955 में इन्हें मिला था अवार्ड। 66वां क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित वयो, जो वयोवृद्ध शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद विसर्ग लगेगा, लेकिन वयोवृद्ध को वैसे ही बांट देना है। ठीक है, वयोवृद्ध, सी ऑप्शन होगा इसका। 67 है 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर ये होगा नंद किशोर आचार्य को। ए उत्तर होगा। देश प्रेम में कौन सा? देश से प्रेम, जैसे ही यहाँ पर कारक आ गया तो आप आंख बंद करके इसको तत्पुरुष समास लगाएंगे। डी ऑप्शन है 68 का। इसके बाद 69 आ गया, यानी कि 69। जुबान पर लगाम ना होना, इसका क्या अर्थ है? यानी कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, कि हम स्पष्टवादी हैं लेकिन बोले पड़े हैं गलत बातें। तो इसका डी यहाँ पर उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अमृत का शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर शीर जो है वो इसका नहीं है, जबकि सोम अमीय सुधा ये अमृत के हैं। तो शीर उत्तर होगा इसका, अमृत का। डी नहीं पूछा है, नहीं भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 71 है कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो KTM 2 करके मैंने आपको बताया था। त थ द ये दंत हैं, लेकिन ट नहीं है। ठीक है, ट नहीं है, तो यहाँ पर तालब होता है जो टा है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आम खा लिया है, प्रयुक्त काल कौन सा है इसमें? तो इसके अंतर्गत इसमें जो है ये पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, मैंने आम खा लिया है, पूर्ण भूतकाल हो गया है ये। बी इसका उत्तर होगा। किसी एक में ही आस्था रखने वाले को अनन्य कहते हैं। मैं उसका अनन्य भक्त हूँ, इस तरह से होता है। इसका अर्थ इस वाक्यांश को में एक शब्द के लिए अनन्य बोलेंगे। फिर निम्नलिखित में इसमें प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प के लिए ठीक बिल्कुल प्रदर्शित हो रहे हैं? तो धमाका में आका होगा, लड़ाकू में आकू होगा, तो ये हो गए। उड़ाक में आक होगा, छिलका में का होगा। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, हर उसका अलग अलग बताना था यहाँ पर, हर शब्द के आगे प्रत्यय कौन सा लगा है पूरा सीक्वेंस में, तो ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। ठीक है,
शुद्ध वाक्य इसमें बताना है, तो शुद्ध वाक्य इसमें होगा मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन इसका। ठीक है, 75 का। 76वां आते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। 76वें में तो इसके लिए ये होगा वर्षा और जनता। ठीक है, वर्षा हो रही थी, जनता सुन रही थी। एक वचन में बोला जाता है, ऐसा नहीं होता जनता सुन रही थी, वर्षा हो रही थी, ऐसे कभी नहीं होता। तो इसके ये हमेशा एक वचन में यूज होता है, तो इसका ए उत्तर होगा 76 का। 77 में आते हैं, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो नरेंद्र होगा भाई, राजा के लिए नरेंद्र होगा, तो इसका डी होगा 77 का। 78 में हो गया निम्नलिखित में इसमें शुद्ध बताना है कि रूप वाक्य कौन, जो वाक्य है वो शुद्ध कौन सा, तो भारत में अनेक जातियां हैं। 78 का ए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 79 यानी कि 79 पूछ रहे हैं, विस्मय बोधक चिन्ह, तो ये तो आप बता ही देंगे, 20 का ऑप्शन है। इसके बाद 80 में आ जाते हैं, 80 में किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है अच्छा। ठीक है, याद रखिएगा, तो यह स्थान बहुत अच्छा है, तो स्थान की विशेषता बता रहा है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा 80 का। इसके बाद 81 है, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं भाई, 81 का ए है। 82 अनावर्त, अनावर्त पूछा है, अनावर्त शब्द का सम भिन्नात्मक। ठीक है, अनावर्त सम का सम मतलब उसी की तरह, उसी का अर्थ देने वाला, विपरीत नहीं, भिन्नात्मक तो आवर्त होता, लेकिन सम भिन्नात्मक मतलब उसी का अर्थ होता ना, तो ना दोहराया गया हो, सी इसका उत्तर होगा। 83 है, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था हिंदी में कि बोल के देख लीजिएगा। तो क्षमा मांगी घटना थी, कौन सी रीति, लेकिन क्षेत्र जो होता है वो पुल्लिंग में होता है, तो ए इसका उत्तर होगा। ठीक है, क्षेत्र पुल्लिंग में। फिर है 84 में, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यानी कि संदिग्ध है ये, तो संदिग्ध वर्तमान काल, अगर आई है तो दे देना, नहीं आई हो तो मत देना, है ना। तो संदिग्ध में है, आई है कि नहीं आई है पता ही नहीं है, तो संदिग्ध वर्तमान काल, इसका सी है 84 का। 85 अशोच और अशौच, अशौच माने होता है अशुद्ध, और जहाँ पर अशुद्धि लिखा हो उसी को पकड़ लेना था, यानी कि सी इसका उत्तर होगा 85 का, बिना सोच के और अशुद्धि। ठीक है, दोनों शब्दों, जो शब्द बोलने में एक से हैं लेकिन अर्थ इनके भिन्न भिन्न है, ये वो वाला क्वेश्चन है। 86 में है, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का अर्थ बताइए, यानी कि संकट के समय पर हम अपने बचाव का विचार कर रहे हैं, बचाव के लिए सोच रहे हैं, तो डी ऑप्शन इसका ठीक है 86 का, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं, वो सुपाठ्य होता है, सी ऑप्शन होगा 87 का। 88 है, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा है और तीनों में उपसर्ग लगा हुआ है, बी है इसका 88 का। 89 यानी कि 89 का है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षिप्त होता है। ठीक है, समास याद रखिएगा, समास विग्रह नहीं, समास, समास माने होता है किसी बड़े से शब्द के लिए एक शब्द बोलना, उसे संक्षिप्त में बोलना है ना, तो ये हो गया संक्षिप्त, इसका उत्तर होगा समास का, सी है। फिर ये पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। 89 अब यहाँ पर देखती हुई पन्ना दोबारा दिया है। 89 के बाद 90 पे आते हैं, 90वें क्वेश्चन पे। 90 क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अंतर्गत है ये कि जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है, बी ऑप्शन है। 91वां है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, यहाँ पर इसका सी होगा, शुद्रता को राष्ट्र की शुद्रता ना बनने दी जाए, सी उत्तर होगा। फिर उसके बाद 92 है कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि इसमें 92 में आपका उत्तर होगा, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, सी होगा। 93 है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो विज्ञानाधृत है, विज्ञानाधृत लिखा है पूरा, तो 93 का यहाँ पर इसका भी सी होगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, भौतिक विकास ज़्यादा अपरिसीमित कर लिया। ठीक है, 23 और 94 का है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, तो इसका उत्तर यहाँ पर जो होगा, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके, तो डी ऑप्शन होगा 94 का। तो ये होगा हिंदी के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम
यहाँ पर उसके जीएस के क्वेश्चन जो कि 113 नंबर पे दिए हुए हैं इस वाली श्रृंखला में। तो 113 नंबर से यहाँ पर देखते हैं, कोशिश करनी हूँ मैं कम समय में आपको सारे आंसर बता पाऊँ। ये आ गए पहला क्वेश्चन, इससे पहले जो है ये रीजनिंग का है दिशा वाला, और फिर 113 है। इसमें सबसे पहले जो आ गई वो इसके किताब के बारे में, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी, ठीक है, स्कारलेट लेटर किसने लिखी, तो इसमें है नथानिएल हॉथॉर्न, ठीक है, डी ऑप्शन है इसका। इसके बाद 114वां क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है, तो ये जो है वो स्नैपचैट में है, ठीक है, ए ऑप्शन है इसका 114 का। 115 है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांची, कांची आपने सुना होगा, कांचीपुरम, ठीक है। इसके बाद है वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है, तो ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। इसमें बड़ा इजी है ये। 117 है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसे कहा चुना गया था, तो जीएसटी के रूप ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी। 118 है, कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है सीमा रेखा है, ठीक है, इसमें लिखा है कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा है, तो इसमें जो है वो सिगफ्रीड लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। 119 है, इसमें पूछा है विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, डी ऑप्शन होगा इसका। 120 है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा आवश्यक है, डी ऑप्शन है। 121 है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो गौतम बुद्ध नगर से संबंधित है, डी ऑप्शन होगा 121 का। 122 है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, डी ऑप्शन होगा इसका। लगातार डी हैं, अभी आपको दिखा रही हूँ मैं, आप अगर समझ रहे होंगे। 123 है कि जून 2024 में संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख, तो इसमें तो आप बता ही देंगे अमित शाह जी, क्योंकि गृह मंत्री ये हमारे हैं। इसके बाद यहाँ पर आ गया 124, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये भी सवाल बड़ा सरल था, तो डी ऑप्शन है इसका 1885 को, ठीक है। तो यहाँ पर 124, 125 है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था, तो ये बॉम्बे मुंबई जिसे कहते हैं, तो इसका 125 का बी ऑप्शन है। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं होती जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है, तो ये 20 लाख रुपए है, ए ऑप्शन है 126 का। 127 पे आते हैं, में दुर्भाग्यपूर्ण फाइलों की छवियों का उपयोग हैकर को अपने आपके खाते की जानकारी चुराने या कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए, तो ये जो है इमेज फिशिंग है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इमेज फिशिंग। 127 का ए होगा। 128 है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी, तो जाग्रेब होती है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी सी है। इसके बाद 129, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने में किन तरीकों से महत्वपूर्ण लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये अधिकारियों को संभावित खतरों को तेजी से पहचानने में सहायता करता है, सी उत्तर होगा इसका। 130 है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, तो इसमें जो है भूटान को कहा जाता है, किसको, भूटान को। इसके बाद बी ऑप्शन 131 पे आ जाते हैं कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इसकी सर्चिंग इंजन है ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बी इसका उत्तर होगा 131 का। 132 में आ जाते हैं कि किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन के लिए है, तो ये जल प्रदूषण से रिलेटेड है, बी इसका उत्तर है। 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ये आपको पता भी नहीं हो ना तो भी आप इसमें आंख बंद करके इसको कर सकते थे, तो इसका उत्तर है जिसका नाम सबसे बड़ा, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, सी इसका उत्तर है 133 का। 134 पे आते हैं इसमें कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो भाग 4 है भाई, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, ए ऑप्शन है इसका। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंड किसके द्वारा लिखी गई, 135 है, एक इसमें है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। 135 136 है कि आकाश में जो आसमान नीला है उसका क्या कारण है, तो वायु के अणुओं के द्वारा सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव जो होता है वो इसका कारण है, ठीक है, वायु में जो अणु होते हैं उसमें,
ठीक है, ये इसका ए ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर रमन सुब्बा राव जिनकी मृत्यु हुई वो किस खेल से संबंधित थे, तो ये क्रिकेट से संबंधित थे, वो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। 137 है। 138 है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो वो है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या हुआ, हमारे भारत के निचले हिस्से साउथर्न एरिया के बारे में पूछा गया। NHRC का पूर्ण रूप क्या है, 139। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स। अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा था देखने में कन्फ्यूजन तो वो हिंदी में, तो इंग्लिश में आप देख लेते तो सही आता समझ में। तो 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, मेरे अनुसार तो महिला है, लेकिन इसमें आप देख लीजिएगा तो ये बी है 140 का। इसके बाद 141 पे आते हैं, ठीक है। 141 है अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं, तो ये होगा गुणात्मक, बी इसका उत्तर होगा, ठीक है। 141 में 142 है BRI का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन से रिलेटेड है ये, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये ए है इसका। 143वां विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, तो इसमें 143 में यहाँ पर होगा साइबर स्टॉकिंग, ठीक है, सी इसका उत्तर होगा। इसके बाद 144 पे आते हैं। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित हुई थी, तो जुलाई 2000 में ये घोषित हुई थी। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं वर्ष कौन से की पूछ रहा है इसमें, तो वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रतिस्थापित कर दिया गया था। 2006 में आयोग को परिषद बना दिया गया, ठीक है। 146 है कि अफ्रीका को आर पार दौड़ लगाने वाले, यानी कि अफ्रीका को आर पार लंबाई में दौड़ लगाने वाले व्यक्ति जो हैं वो कौन थे, वो रस कुक। ये लेटेस्ट करंट का है क्वेश्चन, ठीक है। रस कुक इसका उत्तर है डी। इसके बाद 147 है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, तो वो है पाकिस्तान, ठीक है, डी ऑप्शन है इसका 147 का। 148 है कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो इसका 148 का आंसर होगा यहाँ पर ए, महाराष्ट्र, ठीक है। वारली चित्रकला महाराष्ट्र में है। चिकनकारी बड़ा कॉमन है उत्तर प्रदेश में, कहाँ, लखनऊ भाई, ए चिकनकारी के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का। 150 यहाँ पर क्वेश्चन है महासागरीय अम्लता का प्राथमिक कारण क्या है, तो इसका सबसे सही उत्तर यहाँ पर यह है समुद्री जल के द्वारा CO2 का अवशोषण। जो एनवायरनमेंट में CO2 होती है वो समुद्री जल अवशोषित कर लेता है, जिससे अम्लीकरण समुद्र में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी और GS के कोशिश की है कि सभी सही आंसर दे पाऊँ। अगर आपको कोई गलत आंसर लगा हो दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट में, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि कहाँ पर मैंने गलत बताया है और दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। फ़िलहाल कोशिश यही की है कि आपके सही क्वेश्चन के आंसर सही दे पाऊँ। सारे जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनकी सबके यहाँ पर मैं आपको जितने भी दिन एग्ज़ाम है और सभी शिफ्ट के वो सारे यहाँ पर अपलोड करूँगी आंसर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।